Good morning, class. Yesterday we started our second lesson of history. Today we will read further this lesson. Let's start. During the 17th and 18th century, there was a stiff competition for control over maritime trade. The rulers of these countries framed economic policies to protect their overseas trade interests against foreign competition. 17 और 18 सेंचुरी के दौरान यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई थी। जो मैरीटाइम ट्रेड है, एक प्रकार का जो समुद्री व्यापार है, उस पर जो रूलर्स थे इन कंट्रीज़ के, वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे उनसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे पूरे समुद्री व्यापार को। लेकिन जो फॉरेन कंपटीशन था उसके दौरान, जो फॉरेन विदेशियों का जो इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा था, कंपटीशन था, उसके दौरान जो यहाँ के रूलर्स थे वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपना करके इस ट्रेड को सिक्योर करना चाहते थे। दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड मर्केंटिलिज्म, और इसी पॉलिसी को क्या बोला जाता है? मर्केंटिलिज्म। द इंग्लिश अलाउड गुड्स टू बी इम्पोर्टेड इनटू इंग्लैंड ओनली इन इंग्लिश शिप्स। दिस अनेबल द इंग्लिश टू रेगुलेट द टाइप ऑफ गुड्स एंटरिंग इंग्लैंड। मर्केंटिलिज्म को अब हम बोल सकते हैं हिंदी में अपना एकाधिकार करना, पूर्ण रूप से नियंत्रण करना। जो इंग्लिश कंपनीज थी वो इंग्लैंड में केवल इंग्लिश शिप को ही अलाउड करती थी कि इंग्लिश शिप ही इंग्लैंड में एंटर हो, दूसरी कोई भी शिप इंग्लैंड में एंटर नहीं हो। इसीलिए जो इंग्लिश थे वो कई प्रकार की जो गुड्स थी वो यहाँ से लेकर के जा रहे थे इंग्लैंड में। Mercantilism led to intense rivalry among countries. It resulted in wars on land and seas. In the 17th century, England, Holland, and France were trade rivals in Europe. एक मर्केंटिलिज्म, अपना एकाधिकार, जो आर्थिक रूप से जो ट्रेड पर एकाधिकार चाहते थे, उसको बनाए रखने के लिए कई सारी कंट्रीज के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। इसका रिजल्ट ये था कि पृथ्वी पर भी और समुद्र में भी युद्ध शुरू हो गए। जो 17th सेंचुरी थी उसमें इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस, जो यूरोपीय कंट्रीज थी, वो आपस में प्रतिस्पर्धी हो रहे थे एक दूसरे के। इन इंडिया दे कॉम्पेट विद द पोर्तुगीज, और उनको इंडिया में पुर्तगालियों के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था। द इंग्लिश फाइनली अमर्ज विक्टोरियस ड्यू टू सुपरमेसी एट सी। जो ब्रिटिश लोग थे वो इसमें जो विक्टोरियस रहे, यानी कि वो सबसे जीत गए समुद्र में अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। द रीजन फॉर राइवलरी वॉज दैट ऑल कंपनीज वॉन्टेड टू बाय द सेम कमोडिटीज। एक मेन कारण ये था प्रतिस्पर्धा का कि सभी जो कंपनीज थी वो एक ही जैसा माल बेचना चाहती थी वहाँ। द कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। जो कॉटन थी और जो सिल्क थी जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी, उनकी बहुत ज़्यादा मांग थी यूरोपियन मार्केट में। इसी तरह स्पाइसेस सच एज पेपर क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, इनको कार्डमम को बोला जाता है इलायची, और सिनेमन को बोला जाता है दालचीनी। इनकी भी बहुत ज़्यादा मांग थी वहाँ, जो सिल्क और कॉटन थी उसके साथ साथ। The only way the trading companies could flourish was reducing competition. This urge to secure market led to fierce battle between the trading companies. आपस में, क्योंकि मार्केट में इन चीज़ों की ज़्यादा मांग थी, इसलिए एक दूसरे के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने के कारण एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए, सभी एक दूसरे के साथ युद्ध जैसे हालात हो गए। थ्रू आउट द 17th and 18th सेंचुरी दे सैंक ईच अदर शिप्स, और 17वीं 18वीं शताब्दी में वे एक दूसरे की शिप्स को डुबोने लगे। जो सी रूट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया, एंड प्रिवेंटेड द राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज, और जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो रोक दी गई। ट्रेड वॉज नाउ कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स वर फोर्टिफाइड। जो ट्रेड था अब केवल शस्त्रों के साथ रह गया था कि शस्त्रधारियों के साथ ही युद्ध के साथ ही वहाँ व्यापार किया जाता था, और जो ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, व्यापारिक जो बंदरगाहें थी, उन पर किलेबंदियाँ कर दी गई थी। दिस एफोर्ट टू कैरी ऑन ट्रेड विद आर्म्स गेव राइज टू कन्फ्लिक्ट विद लोकल
रूलर्स। और जो ये शास्त्रीय एक प्रकार का व्यापार रह गया था, इसमें जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी, उनके लिए संकट खड़ा कर दिया। द कंपनीज फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स। और कंपनी के लिए वहाँ राजनीति से अलग रह करके व्यापार करना मुश्किल हो गया। लेट अस सी हाउ दिस वॉज फाइनली रिजॉल्व। चलो हम देखते हैं अब कि ये सब कैसे सोल्व हुआ। English trading settlement in India. The first English factory in Bengal was established at Hooghly in 1651 with the permission from Sultan Shuja. 1651 में हुगली पर फैक्ट्री लगाई गई, बंगाल में हुगली पर फैक्ट्री लगाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जो सुल्तान सूजा थे उनसे परमिशन लेकर। देन द सूबेदार ऑफ बंगाल, जो सूबेदार थे बंगाल के। Soon after, English factories sprang up at Kasim Bazar, पटना एंड अदर प्लेसेस इन द प्रोविनेंस। जल्दी ही जो फैक्ट्रियां थी जैसे कासिम बाजार में, पटना में और दूसरे स्थानों पर, जो राज्य थे उनके दूसरे स्थानों पर फैल गई। दीज इंग्लिश सेटलमेंट्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। जो इंग्लिश सेटलमेंट्स थी उनको फैक्ट्रीज बुलाते थे, नॉट बिकॉज एनीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड देयर, जबकि यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था, जो भी कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था, बट परंतु बिकॉज द ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज वर कॉल्ड फैक्टर, ऑफिशियल तरीके से उसको, उस क्षेत्र को वो फैक्टर्स बुलाते थे। दीज फैक्ट्रीज कंसिस्टेड ऑफ ऑफिसेज एंड वेयर हाउसेज एंड इंडल्ज्ड इन ट्रेड। उनका मतलब है कि यहाँ उस क्षेत्र में उनके ऑफिसेज होते थे, वेयर हाउस होते थे और उनके मनोरंजक के कुछ साधन, कुछ चीज़ें होती थी इस क्षेत्र में। दीज एंड अदर लोकेशन इन इंडिया बिकेम सेंटर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पाइसेस। जो ये अन्य लोकेशंस थी वो इंडिया में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनी। किस किस चीज़ का व्यापार होता था? स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, रॉ सिल्क, कैलिको एंड इंडिगो। कैलिको भी एक प्रकार की कॉटन को ही बोला जाता है, इंडिगो नील को बोला जाता है। In 1662, the company got the island of Bombay from King Charles II. 1662 में कंपनी ने बॉम्बे का जो आइसलैंड था वो भी ग्रहण कर लिया, किससे? किंग चार्ल्स से। Soon they established factories, और जल्दी उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर दिया, फैक्ट्रीज लगा दी। इन अहमदाबाद में, आगरा में, मसूलीपट्टनम में, ढाका में और बालासोर में। In 1698, they acquired the जमींदारी of the 3 villages सुल्तानाती, कालीकाटा और गोविंदपुरा। 1698 में उन्होंने इन 3 गांवों की जमींदारी पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। जल्दी ही द विलेज सून ग्रू इनटू ए सिटी, जल्दी ही जो ये 3 गांव थे इनको मिला करके एक शहर बना दिया गया। ये ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, ध्यान देना, इन 3 गांवों को मिला करके एक शहर बनाया गया था, उसका नाम था कलकत्ता। द कंपनी फोर्टिफाइड सेटलमेंट एट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। जो कंपनी थी उनको इस समय पूरा जो ये था, ये 3 थे प्रेसिडेंसी शहर, इनको बोला जाता था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड द मेंटेन ए मोनोपोली। इसका मतलब ये था कि इसके पीछे रह करके कि इसकी आड़ में वो अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे व्यापार पर। फॉर दिस दे यूज फोर्स अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स एंड देयर फॉरेन राइवल्स। और इनको वो दबाव डाल रहे थे इंडियंस रूलर्स के अगेंस्ट और जो फॉरेन राइवल्स थे उनके लिए। इंडियन एक्सपोर्ट्स वर इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर द इंडियन रूलर्स एनकरेज्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज इन इंडिया। वो कह रहे हैं कि जो इंडियन एक्सपोर्ट था उसको बढ़ाया गया था, और जो इंडियन रूलर्स थे लोगों को और खुद को एनकरेज करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज की फैक्ट्रीज है इंडिया में लगाई जाए। The company now dreamt of establishing political power in India. This would enable it to compel the Mughals to allow it a free hand in trade. जो कंपनी थी अब ये सपने देख रही थी कि हमने यहाँ कंपनियाँ तो लगा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारी फैक्ट्रीज लगा दी, लेकिन अब वो पॉलिटिकल पावर ग्रैंड करने की, पॉलिटिकल पावर को गेन करने की कोशिश कर रही थी। और ये तब तक संभव नहीं था जब तक मुगल उनको फ्री हैंड अलाउ करने के लिए न बोलें।
कि भाई उनको वो स्वतंत्र व्यापार के लिए छूट ना दे दें। टू फोर्स द इंडियंस टू सेल इट्स गुड्स एट चीप रेट्स एंड टू कीप द राइवल्स यूरोपियन ट्रेडर्स आउट। वो चाह रहे थे कि इंडियंस सस्ते दामों पर अपना सामान हमें दे दें यूरोपियन ट्रेडर्स को। पॉलिटिकल पावर वुड आल्सो मेक इट पॉसिबल टू अप्रोप्रिएट इंडियंस रेवेन्यूज एंड टू कॉन्क्योर द कंट्री विद इट्स अवन रिसोर्सेज। और उनके लिए संभव था कि जो इंडियन रेवेन्यूज था, बहुत सारा इंडिया से कर आ रहा था उनके पास, और कई सारे जो कंट्री के कई सारे रिसोर्सेज थे उन पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। सो थैंक यू। आज इतना ही, कल हम नेक्स्ट करेंगे, आगे करेंगे। आप साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते रहिए। टुडे यू विल गेट one question of this lesson. You have to write and learn it too. Thank you.